हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए ब्लड वाले सेशंस आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अगेन थ्रोम्बोसाइट्स। ये सेकंड पार्ट है थ्रोम्बोसाइट्स का। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला वाला पार्ट ज़रूर देखो, क्योंकि पहला वाला पार्ट अगर आप नहीं देखोगे थ्रोम्बोसाइट्स का, यानी वीडियो नंबर 24 जो सेशन है हमारा ब्लड का, है ना, अगर वो नहीं देखोगे तो ये पार्ट थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे स्टडी किया है थ्रोम्बोसाइट्स का। तो उन्हीं की हेल्प से अब हम आगे के कंसेप्ट जो है पढ़ेंगे। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको ब्लड कोआगुलेशन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स से। देखो, प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है 3A, यानी तीनों प्रॉपर्टीज़ का नाम ए से शुरू होता है। तो आपको 3A याद रखना है। कौन कौन से? एडेसिवनेस, दूसरा एग्रीगेशन और तीसरा एग्लूटिनेशन। ठीक है, एडेसिवनेस, एग्रीगेशन और एग्लूटिनेशन। और इनफैक्ट ये सीक्वेंस भी है, कि पहले एडेशन होगा, फिर एग्रीगेशन होगा और फिर एंड में होगा एग्लूटिनेशन। तो एडेसिवनेस से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, समझना अच्छे से, अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझोगे तो आगे चल के ब्लड कोआगुलेशन वाला ही जो एंटायर कंसेप्ट है वो भी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बात करें अगर एडेसिवनेस की, तो एडेसिव मतलब क्या होता है? चिपकना। तो प्लेटलेट्स का चिपकना एडेसिवनेस कहलाता है। मैं बताता हूँ, ये शुरू करते। देखो, स्टिकिंग टू रफ सरफेस, किसी भी रफ सरफेस को चिपकने को हम एडेसिवनेस कहते हैं। हम अगर बात करें एक नॉर्मल ब्लड वेसल की, समझो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इंजरी नहीं हुआ है, यानी एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। तो जो नॉर्मल ब्लड वेसल रहती है उसका जो अंदर का एंडोथीलियम है वो बिल्कुल रफ नहीं होता, इसलिए जो प्लेटलेट्स ब्लड में है वो आकर इस एंडोथीलियम पे कभी भी अडियर नहीं होंगे, यानी चिपकेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी रीज़न से इस एंडोथीलियम में डैमेज हुआ, तो जो एंडोथीलियम के नीचे की तरफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है वो वहाँ पे एक रफ सरफेस प्रोड्यूस कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेटलेट्स स्मूथ सरफेस पे नहीं बाइंड होंगे, वो रफ सरफेस पे बाइंड होंगे। अब जैसे यहाँ इस केस में देखो, इस केस में ये जो ब्लैक कलर का हमने शो कर रखा है ये एंडोथीलियम है, देखो ये पूरा, और ये जो है ये एंडोथीलियम के नीचे का कोलेजन। अब यहाँ पर क्या हुआ? इंजरी हो गई, ये पार्ट में यहाँ इंजरी हुई, इंजरी की वजह से कोलेजन एक्सपोज हुआ। तो कोलेजन एक्सपोज जो हुआ उस कोलेजन पे जाकर आराम से प्लेटलेट्स अडियर कर सकते हैं। अब प्लेटलेट्स अडियर करते कैसे हैं? तो देखो, आप यहाँ पर हमने क्या शो किया, ये इनएक्टिव प्लेटलेट्स हैं, है ना। नॉर्मली एक तो देखो क्या है कि पहली बात तो प्लेटलेट्स केवल रफ सरफेस पे ही बाइंड होंगे, इसलिए ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स में अडियर नहीं करते, है ना, उस एंडोथीलियम पे। दूसरा, प्लेटलेट्स नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इसलिए भी ये अडियर नहीं करते, एग्रीगेट नहीं करते। लेकिन जैसे इन प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है ना, हमने पढ़ा है कि जब प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है तो ये प्लेटलेट्स इस तरह से सुडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है, और जिनको कहा जाता है फाइलोपोडिया। अभी हम देखेंगे आगे ये सब। और फाइलोपोडिया का फॉर्मेशन कब होता है? जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। अब इन एक्टिवेशन की ये यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या हो गए? एक्टिवेटेड, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर अडियर हो जाएंगे। अब इनको यहाँ अडियर होने में कौन असिस्ट कर रहा है? तो वो हमने पिछले वीडियो में एक फैक्टर पढ़ा था, वॉन विलेब्रांड फैक्टर, अगर आपको याद हो तो, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म से एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको VWF या वॉन विलेब्रांड फैक्टर कहा जाता है। प्लेटलेट्स, ये एक प्लेटलेट हुआ, इस प्लेटलेट के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, ये जो ब्लू कलर में शो कर रखे हैं ये रिसेप्टर्स है। इन रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर, और वॉन विलेब्रांड फैक्टर जब आकर इनसे बाइंड होते हैं तब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये जाकर अडियर हो जाते हैं इस रफ सरफेस पे। देखो, इस पिक्चर में मैंने यहाँ पे वॉन विलेब्रांड फैक्टर शो कर रखा है, और यहाँ पे हमने ये प्लेटलेट शो किया, और इस प्लेटलेट पे ये VWF अटैच्ड है। यहाँ देखो, जो छोटा छोटा हमने दिखा रखा है सेम कलर में, ये वॉन विलेब्रांड फैक्टर अटैच्ड है यहाँ प्लेटलेट्स के ऊपर, और ये प्लेटलेट्स। तो इनको कहा जाता है एडेसिवनेस, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडेसिवनेस, और इस स्टेप को कहा जाता है एडेशन। ये सबसे पहला स्टेप रहता है आपका हीमोस्टेसिस का। मैं यहाँ पर आपको एक बार हीमोस्टेसिस बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि आपको अगर हीमोस्टेसिस नहीं समझ में आएगा तो आपको ये सब प्लेटलेट का अडियर होना और ये सब समझ में नहीं आएगा। देखो, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। जैसे हमें कोई इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद ब्लीड होता है, और ब्लीड कुछ टाइम बाद में रुक जाता है। इस ब्लीडिंग के रुकने को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस।
तो हीमोस्टेसिस का सबसे पहला स्टेप है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। हीमोस्टेसिस का सबसे पहला स्टेप क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब आप समझें, जैसे कि ये ब्लड वेसल की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। ये ब्लड वेसल की बात कर लेते हैं। जैसे इस ब्लड वेसल में इंजरी होगी, सबसे पहले क्या होगा? इस ब्लड वेसल का हो जाएगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इसका जो डायमीटर है वो नैरो हो जाएगा। अब डायमीटर नैरो होने से क्या होगा? डायमीटर नैरो होने से ये होगा कि जितना ब्लड पहले पहुंच रहा था इस ब्लड वेसल में उतना ब्लड नहीं पहुंचेगा, यानी कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसको ऐसे समझ लो कि ये ब्लड वेसल थी, इतना यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन इंजरी होते ही वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल में लेंगे जब हम हीमोस्टेसिस डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पहुँच रहा था वो अब कम पहुँच रहा है, तो ये हो गया वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि जैसे ही इंजरी हुई यहाँ पर आकर प्लेटिलेट्स का एडिशन शुरू हो गया। देखो, अब तक हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात नहीं की है, अभी तक हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात नहीं की है। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में एडिशन ऑफ प्लेटिलेट्स होगा, प्लेटिलेट्स आकर वहाँ पर चिपकने लगेंगे, ठीक है। क्लॉटिंग अभी बाकी है, क्लॉटिंग अभी टाइम है, अभी क्लॉटिंग में ना अभी हम पहले कुछ टेम्परेरी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ब्लीडिंग कम हो, ठीक है। तो एडिशन हुआ, ठीक है, प्लेटलेट्स का रफ सरफेस पर जाकर, ठीक है। अब हुआ कैसे ये कि जैसे इंजरी होगी तो एंडोथेलियम डैमेज होगा, एंडोथेलियम डैमेज होगा तो कोलेजन एक्सपोज होगा, कोलेजन एक्सपोज होगा तो रफ सरफेस प्रोड्यूस होगा, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है यहाँ पर, प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे तो ये जाकर कोलेजन को बाइंड कर जाते हैं। तो जब एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज होता है तब एंडोथेलियल सेल्स और प्लेटलेट्स मिलकर ये दोनों रिलीज करते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर। ये वॉन विलेब्रांड फैक्टर जाके प्लेटलेट्स के सरफेस पर जो इसके रिसेप्टर्स है वहाँ पर बाइंड होगा और इसकी बाइंडिंग से एडिशन होता है प्लेटलेट्स का। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया एडिशन। अब ये जो एडिशन हो रहा है इस एडियरेंस में वॉन विलेब्रांड फैक्टर के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इस एडियरेंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि सबसे पहला कोलेजन। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी देखा कि ये अडियर नहीं होता स्मूथ सरफेस पे, तो जब कोलेजन एक्सपोज होगा, और कोलेजन तभी एक्सपोज होगा जब एंडोथेलियम डैमेज होगा, तो कोलेजन इसको असिस्ट करता है। उसके अलावा थ्रोम्बिन अगर आपको याद हो तो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है ब्लड कोगुलेशन के वक्त। ब्लड कोगुलेशन के वक्त अगर आपको याद हो तो जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, तो ये थ्रोम्बिन भी एडियरेंस में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, बिल्कुल। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोक्सिन A2। देखो, अगर आप हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैं नीट यूजी की बात नहीं कर रहा, मैं नीट पीजी या जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं हायर नेट के एग्जाम्स, उनमें थ्रोम्बोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2, इसको बुक्स में ऐसे लिखा होता है TXA2। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एडियरेंस में रोल प्ले करता है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 के इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम आयंस, विट्रोनेक्टिन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना, विट्रोनेक्टिन भी एडियरेंस में रोल प्ले करता है। इनफैक्ट मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि विट्रोनेक्टिन भी V से शुरू होता है और वॉन विलेब्रांड फैक्टर भी V से शुरू होता है, तो ये दोनों जो है एडियरेंस में रोल प्ले करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्रीगेशन। यानी पहले हमने कराया एडियरेंस, अडियर होने के बाद में जैसे ही कुछ प्लेटलेट्स जाकर उस एक्सपोज्ड कोलेजन पे चिपक जाते हैं, अडियर हो जाते हैं, उसके बाद ये प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद में ये प्लेटलेट्स भी वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं एग्रीगेट हो जाना। एग्रीगेट हो जाना मतलब जमा हो जाना। तो प्लेटलेट्स बहुत सारे वहाँ जाकर क्या हो गए, जमा हो गए। अब जब बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर यहाँ पे जमा हो गए, तब यहाँ पर बन गया एक प्लेटलेट का प्लग। क्या बन गया? प्लेटलेट का प्लग बन गया यहाँ पर। अब प्लेटलेट प्लग बनने से क्या हुआ? प्लेटलेट प्लग बनने से ये हुआ कि जो ब्लड यहाँ से बाहर जा रहा था उस ब्लड लॉस बहुत कम हो गया। यानी कि ये एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन एक तरीका है कि ब्लीडिंग को एक बारी को रोका जा सके, क्योंकि अब तक कोगुलेशन नहीं हुआ है, कोगुलेशन में टाइम लगता है। प्लेटलेट प्लग यहाँ बन गया। अब प्लेटलेट प्लग बनने के बाद में ब्लड कोगुलेशन भाई साइमल्टेनियस चलता रहता है। प्लेटलेट प्लग बन गया, कोगुलेशन भी शुरू हो गया है, और एंड में ब्लड कोगुलेशन में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से एंड में बनता है, फिब्रिन नाम के धागे बन जाते हैं, और ये फिब्रिन आके इसके चारों तरफ इस तरह से एक मैश वर्क बना देता है, तब जाकर होता है ब्लड क्लॉट। ये येलो कलर दिख नहीं रहा होगा, आप ऐसा समझो कि फिब्रिन
भाई ब्लड कोआगुलेशन का लास्ट स्टेप क्या है? फिब्रिन का फॉर्मेशन। फिब्रिन धागे जैसे होते हैं, तो ये फिब्रिन आकर इस तरह से एक मैशवर्क बना देते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो सबसे पहला स्टेप है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड स्टेप है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन और तीसरा स्टेप है ब्लड कोआगुलेशन। समझ में आया? ये पूरा स्टेप्स मिलकर क्या कहलाते हैं? हीमोस्टेसिस। वापस बता रहा हूं मैं आपको, हीमोस्टेसिस में बेसिक 3 स्टेप हैं। ये वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि ब्लड कोआगुलेशन में ये सब चीज़ें हमें वापस पढ़नी है। सबसे पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और मैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर आपने WBC वाले वीडियो मेरे अच्छे से देखें तो मैंने बार बार एक सब्सटेंस का नाम लिया था सीरोटोनिन, और मैं बता रहा था कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है सीरोटोनिन। तो यहाँ पे सीरोटोनिन का रोल आपको समझ में आ गया होगा। सीरोटोनिन वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स मिलकर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये सेकंड स्टेप में प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। और तीसरे स्टेप में आकर होता है ब्लड का कोएगुलेशन, जिसे आप नॉर्मली कहते हो ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड कोएगुलेशन में एंड में बनता है फिब्रिन, जो कि एक मैशवर्क बना देता है जाकर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग परमानेंट अरेस्ट हो जाती है और एक परमानेंट ब्लड क्लॉट बन जाता है। प्लेटलेट प्लग जो है ये परमानेंट तरीका नहीं था ना, प्लेटलेट प्लग हमने एक टेम्पररी तरीका बनाया था ब्लीडिंग अरेस्ट करने का, और परमानेंट तरीका क्या है? ये ब्लड क्लॉट। इसको आप मैं एक नॉर्मल तरीके से अगर आपको समझाऊं तो समझो आपके घर में एक पाइप लगाता है ना, प्लास्टिक का PVC का पाइप था और यहाँ पर होल हो गया, इसकी वजह से पानी बाहर फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, है ना? अब क्या है, देखो इसका परमानेंट इलाज तो प्लम्बर ही करेगा ढंग से, ठीक है, लेकिन जब तक प्लम्बर आएगा तब तक तो यहाँ अच्छा खासा पानी लॉस हो चुका होगा। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो जैसे यहाँ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है यानी कि ब्लड सप्लाई ही कम कर दो, वैसे आप जाके क्या करते हो कि इस पाइप में जहाँ से पानी आ रहा है वो जाके आप नॉब बंद कर दो एक तो, है ना, यहाँ से आपने नॉब बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, और एक जैसे टेम्पररी तरीका इन्होंने प्लेटलेट प्लग बनाया, वैसे ही आप इस पर हाथों हाथ एक कपड़ा बांध देते हो, तो ये कपड़ा एक प्लग की तरह काम करेगा, और जो परमानेंट इलाज है वो प्लम्बर आके करेगा। तो सेम यहीं पे भी ये सेम तरीके से काम होता है कि पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दो ताकि सप्लाई थोड़ी कम हो जाए। अब देखो हम पानी के केस में तो हमने यहाँ पे पूरा बंद कर दिया था, लेकिन ब्लड सप्लाई के केस में हम पूरी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आगे ब्लड नहीं पहुँचा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके हाँ हम अमाउंट उसका ज़रूर रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है एग्रीगेशन। तो हम लोग एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में प्लेटलेट्स क्या काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन कहा जाता है। एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद में प्लेटलेट्स के पास में कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, हमने स्टडी किए थे लास्ट वीडियो में कि प्लेटलेट्स के पास 2 तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स। तो प्लेटलेट्स इन डेंस ग्रेन्यूल्स से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो उस पर कुछ सुडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं जिनको आप कहते हो फाइलोपोडिया। तो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स की निशानी रहती है। और ज़्यादा प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे तो फाइलोपोडिया डेवलप होंगे, और ये फाइलोपोडिया ही बेसिकली इनके एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। इन फाइलोपोडिया की वजह से प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ और ज़्यादा एग्रीगेट होते रहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स एग्रीगेशन को एक्सेलरेट करते हैं अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब नाम ही क्या रखा हमने, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करे। क्लियर। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हमने, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में बात की थी कि प्लेटलेट्स ही प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, और प्लेटलेट्स के अलावा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट से जो 2 WBC हैं ये भी PAF यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है रिलीज करते हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में। एक बात ध्यान रखें, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक तरह का साइटोकाइन है ना। साइटोकाइन पे भी पूरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप वो ज़रूर देखो, उससे आपको और छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएगी। उसके अलावा जैसा हमने अभी बात किया TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 एडेसिवनेस प्रॉपर्टी भी देता है और एग्रीगेशन प्रॉपर्टी भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है थ्रोम्बोक्सिन A2, केवल प्लेटलेट्स के लिए नहीं, इसके और भी दूसरे फंक्शंस होते हैं। और उसके अलावा ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये हो गया एग्रीगेशन। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग, जो है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेट होना मतलब क्लम्पिंग टुगेदर, यानी कि सब आकर एक साथ में क्लम्प हो गए। आप इस पूरे सिस्टम को कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम ये देखो आप, सबसे पहले क्या हुआ, एडिशन जो मैंने आपको समझाया,
उसके बाद में क्या हुआ, एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन होने के बाद ये जितने भी प्लेटलेट्स यहाँ पर आके जमा हो गए, एग्रीगेट हो गए, ये सब एक साथ में क्लम्प हो जाते हैं, और क्लम्पिंग होने के बाद अब ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। इसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्लम्प हो गए वहाँ पर आकर, और क्लम्पिंग के बाद इनका मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा, ये यहाँ पर आकर जमा हो चुके हैं, क्लम्प हो चुके हैं। अब एग्लूटिनेशन हो गया। ये पूरा प्रोसेस मिलकर इसको आप कहते हो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन। तो आप देखें कि प्लेटलेट्स केवल ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प नहीं करते, प्लेटलेट्स ब्लड कोएगुलेट होने से पहले ही एक प्लग बना देता है ताकि ब्लीडिंग को एक बारी को रोक दिया जाए और क्लॉटिंग होता रहेगा। समझ लो, क्योंकि क्लॉटिंग में टाइम लगता है ना, पढ़ा होगा आपने, क्लॉटिंग टाइम 3 से 8 मिनट का रहता है। अगर 3 से 8 मिनट तक लगातार ब्लीडिंग होती रही तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत कर देगा। इसलिए ये कुछ टेम्परेरी चीज़ें पहले से हो जाती है। तो एडेशन, फिर एग्रीगेशन और एग्लूटिनेशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। और अब इसके बाद में यहाँ पर आकर मैशवर्क बन जाएगा फिब्रिन का, जिसकी वजह से हो जाएगी ब्लड की क्लॉटिंग या कोएगुलेशन। तो ये था एग्लूटिनेशन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, 3A, एडेसिवनेस, एग्रीगेशन और एग्लूटिनेशन, और इस तरह से बनता है प्लेटलेट का प्लग। तो एग्लूटिनेशन मतलब प्लेटलेट्स का आपस में क्लम्प हो जाना। अब कौन कौन से फैक्टर्स या इसमें रोल प्ले करते हैं वो अगर देखें हम लोग, तो प्लेटलेट एग्लूटिनिन है ना, ये कुछ फैक्टर है प्लेटलेट एग्लूटिनिन जो इस एग्लूटिनेशन में हेल्प करता है ना, एग्लूटिनेशन से ही वर्ड बना एग्लूटिनिन, और अगेन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स के। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ तीनों अच्छे से समझ में आ गई है तो मुझे लगता है फंक्शंस तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहला फंक्शन हीमोस्टेसिस, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्लीडिंग को अरेस्ट कैसे करना है, और ये एक पिक्चर जो आपको ये सब चीज़ें आराम से समझा देगी। इधर देखें आप इसको अच्छे से। यहाँ बात करें अगर हम लोग, तो ये देखो आप, सबसे पहले स्टेप में हमने हीमोस्टेसिस में क्या किया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को नैरो कर दिया ताकि अमाउंट ऑफ ब्लड जो पहुंच रहा है वो कम हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमने कर दिया प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट प्लग किससे बनेंगे, प्लेटलेट से, तो हीमोस्टेसिस में रोल प्ले करता है। ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया। और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होने के बाद तीसरा स्टेप है क्लॉट फॉर्मेशन। तो देखो किस तरह से फिब्रिन ने आकर यहाँ पर अपना एक पूरा मैशवर्क बना रखा है। तो इस तरह से हीमोस्टेसिस अचीव किया जाता है। ये एक और पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा, जितनी बार देखोगे उतना समझ में आएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या शो किया कि यहाँ पे इंजरी हुआ, ठीक है, ये इंजरी हुआ। तो ये देखो इन्होंने इनएक्टिव प्लेटलेट्स दिखा रखे हैं। कैसे पता चला कि इनएक्टिव है, क्योंकि इन पे किसी तरह के सुडोपोडिया नहीं है, और ये इन्होंने दिखा दिए एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आकर ये कोलेजन फाइबर्स, ये सारे कोलेजन फाइबर्स, इन कोलेजन फाइबर पे आकर अडियर हो गए प्लेटलेट्स। ये देखो यहाँ पर ये अडियरेंस हो गया प्लेटलेट्स का, ठीक है। अडियरेंस के बाद में प्लेटलेट्स अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एग्रीगेट। देख रहे हो, अडियरेंस के बाद में प्लेटलेट्स का हो रहा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में इन्होंने देखो पिक्चर में क्या क्या लिखा हुआ है, इन्होंने थ्रोम्बिन का नाम लिखा है क्योंकि थ्रोम्बिन एग्रीगेशन में हेल्प करता है। ADP का नाम लिखा है ना, ये सारे फैक्टर्स जो हमने अभी स्टडी किए, TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सबके सब एग्रीगेशन और एडिशन में हेल्प करते हैं। और सबसे लास्ट में ये बन गया प्लेटलेट का एक कंप्लीट प्लग, जो अब यहाँ से ब्लीडिंग को रोक देगा। लेकिन अगेन ये एक टेम्परेरी तरीका है। परमानेंट तरीका क्या होगा, परमानेंट तरीका होगा जब इस पे आकर फिब्रिन अपना एक पूरा मैशवर्क बना ले, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, और उसके बाद में धीरे धीरे ये एंडोथीलियम यहाँ पर रिपेयर होने लगे। मतलब मुझे पूरा एंडोथीलियम जब मैं रिपेयर करूँगा यहाँ पे, नहीं वापस यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा विद टाइम, है ना, हीलिंग बोलते हैं इसको, लेकिन हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। समझ में आया। तो सबसे पहले सीरोटोनिन रिलीज होगा जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में प्लेटलेट्स का एडेशन, एग्रीगेशन और क्लम्पिंग, एग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कहलाता है हीमोस्टेसिस, और इसके बाद में होगा ब्लड कोआगुलेशन। फिर और फंक्शंस देखें हम लोग, तो ब्लड कोआगुलेशन एक दूसरा फंक्शन है प्लेटलेट्स का। अब ब्लड कोआगुलेशन में प्लेटलेट्स मेन क्या काम करते हैं वो अगर हम देखें तो देखो ये ब्लड कोआगुलेशन का कंप्लीट चार्ट है आपके सामने, है ना। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, है ना, क्योंकि हम इस पर कंप्लीट वीडियो अलग ही है, वहाँ देखें आप इसको। देखो यहाँ पर जब आप क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ते हो तो उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में पढ़ते हो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यानी ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में,
ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कौन करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, और फिर यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आगे ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। फिर बात करते हैं हम क्लॉट का रिट्रैक्शन। बिल्कुल, तो ये भी हमने आपको याद हो तो डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में, जो प्लेटलेट्स का पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने क्लॉट रिट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है। आप वहाँ वो फर्स्ट पार्ट देखें, आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लॉट रिट्रैक्शन में एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्टेनिन, ये 3 मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और चौथा है रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, केवल प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या ब्लड कोआगुलेशन नहीं, जो ब्लड वेसल्स का रप्चर हुआ है, जो डैमेज हुई है ब्लड वेसल्स, उनको भी रिपेयर करने का काम करेगा प्लेटलेट्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल प्लेटलेट्स के अलावा भी काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस हीलिंग में काम करते हैं, रिपेयर में काम करते हैं, और प्लेटलेट्स का भी इनमें रोल रहता है। कैसे रोल रहता है ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से डिराइव होता है? ये प्लेटलेट से डिराइव होता है, तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। बाकी इसको हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में PDGF की हमने बात की है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हो। तो ये पूरा तरीका था जिससे जो है हीमोस्टेसिस होता है, यानी एक बारी को ब्लीडिंग रोका जाता है। इसके बाद में शुरू होता है ब्लड का क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के बाद में होता है क्लॉट का रिट्रैक्शन, और उसके बाद में होता है वुंड हीलिंग। तो यानी फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड स्टेप तक हर जगह पे प्लेटलेट्स के रोल होते हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस।